afternoon, everyone. So, I am your faculty of UGC NET Economics. My name is Smita Singh, and today I'm going to start with our microeconomics syllabus. That is the very first topic, theory of consumer behavior. Okay. So, what do you mean by consumer? Consumer कंज्यूमर नॉर्मली जो कंज्यूमर कौन होते हैं, जो कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज को जो कंज्यूम करते हैं, तो उसे हम कंज्यूमर कहते हैं. ओके. और कंज्यूमर बिहेवियर हम कैसे बता सकते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर बिहेवियर वो कंज्यूमर का बिहेवियर किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, क्या क्या मतलब क्या वो यूज़ करते हैं, क्या बाय करते हैं, और ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशंस और इंडिविजुअल, इन सब पे उनका जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो उन पे डिपेंड करता है कि उनको कौन से क्या नीड्स हैं, क्या वांट्स हैं उनके, जो उनको सेटिस्फाई करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग वैसा ही उन कंज्यूमर का बिहेवियर होता है. ओके. अब यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी होती है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी. कमोडिटी की जो मतलब जैसे हमने कोई कमोडिटी कंज्यूम की, ठीक, उस कमोडिटी को कंज्यूम करने से हमें हमारी कितनी जो वांट थी, जो डिज़ायर थी, वो सेटिस्फाई हुई है, उसको हम कहते हैं यूटिलिटी. ओके. यूटिलिटी हमारी 2 टाइप्स की होती हैं. दैट इज टोटल यूटिलिटी एंड द मार्जिनल यूटिलिटी. ठीक, टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ द गिवन क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी एट अ गिवन टाइम. मतलब हम एक टाइम पे कोई से मान लो किसी कमोडिटी का हम कंजम्पशन कर रहे हैं एक टाइम पे, तो उस टाइम हमें उस कमोडिटी से कितना सेटिस्फैक्शन मिलता है, उसे हम कहते हैं टोटल यूटिलिटी. ओके. और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है? मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच एडिशनल यूनिट. मतलब हमने जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जा रहे हैं, तो हमें कितनी वो यूटिलिटी मिल रही है उस एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से, उसे हम कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी. ओके. अब यहाँ पे बात करते हैं हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है. पहली बात तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है. ठीक, तो ये क्या कहता है, अब इसके बारे में देख लेते हैं. As a consumer consumes more and more units of a commodity, the marginal utility derived from each successive unit goes on declining. This is the basis of law of demand. इसे हम law of demand, ये हमारा एक बेस है law of demand का भी, जो law of diminishing marginal utility है, ये बेस है हमारा law of demand का भी. तो exactly law of diminishing marginal utility क्या कहता है कि जैसे जैसे हम एक एक कमोडिटी कंज्यूम करते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, जो जो मार्जिनल यूटिलिटी हमें मिल रही थी, वो धीरे धीरे क्या होती है, हमारी कम होती जाती है. ठीक है. अब लेट्स से एक एग्जांपल देती हूँ. मान लो हमको बहुत तेज़ भूख लगी है. ठीक, हम बाहर थे, हमें भूख लगी, हम घर आए और हम खाना खाने बैठे. ठीक, तो जब हमने पहली रोटी कंज्यूम की, तो हमारी जो यूटिलिटी थी वो क्या हुई, हमें सेटिस्फैक्शन, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक है. हमने दूसरी रोटी कंज्यूम की, फिर क्या हुआ, हमारी भूख हमें जो है थोड़ा और जैसे सेटिस्फैक्शन मिला. ठीक, और धीरे धीरे क्या होता है, जो हमारी यूटिलिटी है, फिर हमने तीसरी रोटी कंज्यूम की, तो हमारी यूटिलिटी और कम हो गई. तो अब आप उसके बाद आपका धीरे धीरे मन जो है वो नहीं होगा फिर खाना खाने का, क्योंकि आपकी जो यूटिलिटी है वो धीरे धीरे एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है. ठीक है. तो हमेशा याद रखें कि जब भी हम एक से मतलब जब भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी को कंज्यूम करेंगे, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो हमेशा डिक्लाइन की होगी. ओके. अब यहाँ पे हम बात करते हैं कंज्यूमर बंडल की. तो कंज्यूमर बंडल क्या होता है, लेट्स सी. हाँ, कंज्यूमर बंडल इज़ अ क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स विच कैन बी परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फ्रॉम हिज गिवन इनकम. मतलब कंज्यूमर के पास जितनी इनकम है, उस इनकम से वो कितने गुड्स, कितने वो दो गुड्स परचेज कर सकते हैं, वो कौन सा कॉम्बिनेशन बना के. जैसे अगर मान लो दो गुड्स हैं, उनको एक गुड की ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो गुड ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं अपनी इनकम से, और दूसरे गुड की कम ज़रूरत है, तो वो कम गुड परचेज़ कर रहे हैं अपनी इनकम से. इसे हम कहते हैं कंज्यूमर बंडल. ओके. अब बात करते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की. ओके. लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है, देखते हैं. ठीक. It states that when a consumer spends his income on the different commodity, he will attain equilibrium or maximize his satisfaction at that point
where the ratio between the marginal utility and the price of the different commodities are equal and which in turn is equal to the marginal utility of the money. ठीक, तो लॉ ऑफ इक्विटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या कहता है कि जब कंज्यूमर अपनी इनकम को अलग अलग कमोडिटीज़ पे ख़त्म कर रहे हैं तो उनको सेटिस्फैक्शन, उनको इक्विलिब्रियम पॉइंट या कह सकते हैं वो अपनी सेटिस्फैक्शन उनको तभी होगा, उस पॉइंट पे होगा जब मार्जिनल यूटिलिटी, उन कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी और उनके जो डिफरेंट कमोडिटीज़ परचेज की हैं उनके प्राइस दोनों इक्वल होंगे। ठीक, और साथ ही में वो किसके इक्वल होगा, उनकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो भी उनकी इनकम है उनकी मार्जिनल यूटिलिटी से इक्वल होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये देखिए से MUX डिवाइडेड बाई MUY इज इक्वल टू PX अपॉन PY और इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज़ और ऐड कर लीजिएगा, PX अपॉन PY के बाद इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं बजट सेट की। ठीक, तो बजट से नॉर्मली आप सबको पता है कि बजट क्या होता है। ठीक, तो बजट सेट क्या होता है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ दोज बंडल्स विच अ कंज्यूमर कैन परचेज फ्रॉम हिज गिवन इनकम एट अ प्रिवेलिंग मार्केट प्राइसेस। ठीक, बजट क्या होता है कि जो भी हमारे मार्केट में जो भी कमोडिटी की प्राइसेस हैं उस प्राइस पे हमारी इनकम से, जो कंज्यूमर की इनकम है वो अपनी इनकम से कितने प्रोडक्ट्स, कितने कॉम्बिनेशन कमोडिटीज़ के कॉम्बिनेशन को परचेज कर सकता है मार्केट के जो प्राइसेस चल रहे हैं उस पे, दैट इज़ द बजट सेट। ओके, अब कंज्यूमर बजट क्या होता है, देखो कंज्यूमर बजट भी वही है कि मतलब जो जितनी जिसके मान लो कंज्यूमर की इनकम अगर इतनी 1,000 रुपये है तो उन 1,000 रुपये से कंज्यूमर कौन कौन से कॉम्बिनेशंस खरीद रहा है उस अपनी इनकम को मतलब अपनी इनकम को किन किन प्रोडक्ट्स को खरीदने में वो स्पेंड कर रहा है। ओके, अब बजट लाइन की बात करते हैं। बजट लाइन भी यही, बजट लाइन जो है वो भी यही शो कर रही है कि कंज्यूमर अपनी इनकम से कितने मतलब कंज्यूमर अपनी इनकम से दो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स को कैसे परचेज करती है। ठीक, बजट लाइन ये रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो बजट लाइन याद रखना हमेशा ही निगेटिव स्लोप लाइन होती है और इसका मतलब यही है कि एक एक्स्ट्रा कमोडिटी, मान लो आप दो कमोडिटी, आपके पास 50 रुपये हैं, आपको एक कमोडिटी की ज़्यादा ज़रूरत है, दूसरी कमोडिटी की कम ज़रूरत है, तो आप क्या करोगे, तो आप जाहिर सी बात है कमोडिटी 2 को आप कम खरीदोगे एज़ कंपैरिजन टू कमोडिटी 1। सो दिस इज़ द बजट लाइन। ठीक, तो ये हमारा निगेटिव स्लोप लाइन है और ये फॉर एक्स्ट्रा गुड्स ऑफ द कमोडिटी 1, गुड्स ऑफ द कमोडिटी 2 आर सेक्रीफाइस्ड। ठीक, अब बजट लाइन का डायग्राम भी आपको शो हो रहा होगा। देखिए, गुड 1 जो है वो एक्स एक्सिस पे शो हो रहा है, गुड 2 हमारा वाई एक्सिस पे शो हो रहा है और ये जो लाइन है ये हमारी बजट लाइन है। ठीक, निगेटिव स्लोप लाइन है, ये हमारी बजट लाइन है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अगर हम जैसे जैसे गुड 2 को कम करते जाएंगे वैसे वैसे जो हमारी लाइन है, नेगेटिव स्लोप लाइन है, वो और ज़्यादा ही फ्लैट होती जाएगी। मतलब हम अगर गुड 2 को कम करेंगे तो हमारी गुड 1 की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी और अगर हम उल्टा देखें, कम रिवर्स कर दें, अगर हम गुड 1 को कम कर दें तो देखिएगा हम जब गुड 1 को कम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो गुड 2 है वो हमारी उसकी कमोडिटी, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, तो इसे हम कहते हैं बजट लाइन। ओके, अब यहाँ पे हम बात करते हैं हाँ, बजट लाइन में एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर मान लो हमारी इनकम इंक्रीज़ होती है, कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज़ होती है, तो बजट लाइन जो है वो, ये देखिए बजट लाइन अभी यहाँ पे है तो बजट लाइन आगे शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी अगर हमारी इनकम में इंक्रीमेंट होती है, क्योंकि जब इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हम कमोडिटी भी ज़्यादा परचेज़ करेंगे। और यही हम इसका रिवर्स कर दें, मान लो हमारी इनकम कम हो गई, हमारी इनकम कम हुई तो जाहिर सी बात है हम परचेज़ भी कम करेंगे, तो हम जो हमारी बजट लाइन है वो हमारी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ओके, अब बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। अगर आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की। देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होता है, इट इज़ द रेट which a consumer is willing to substitute one good to obtain one more unit of the other good। ठीक,
मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन अभी जैसे मैंने बताया कि एक गुड को आपको एक गुड की नीड ज़्यादा है, गुड टू की इतनी नहीं है, तो अब क्या करोगे, गुड टू की जो क्वांटिटी उसे कम कर दोगे और गुड वन की ज़्यादा परचेज कर दोगे। दैट इज़ द ओनली द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, ये वही रेट है जिस रेट पे कंज्यूमर एक गुड को एक गुड एक्स्ट्रा एक गुड की क्वांटिटी ज़्यादा पाने के लिए अपने दूसरे गुड की क्वांटिटी को कम कर देता है। दैट इज़ द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ओके, इट इज़ अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व और इसे हम स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व भी कहते हैं। ठीक, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस ऑफ गुड वाई अपॉन द गेन ऑफ गुड एक्स। हमने कितनी कमोडिटी वाई की लूज कर दी टू गेन एक्स्ट्रा कमोडिटी ऑफ द गुड एक्स। ओके, समझ आया ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा जो टॉपिक है हमारा वो है इंडिफरेंस कर्व। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सारे सब टॉपिक्स हैं, जो भी ये बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये सब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सब पॉइंट्स हैं। ओके, अब बात करते हैं इंडिफरेंस कर्व की। देखो, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कर्व शोइंग द डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ द टू गुड्स, ईच कॉम्बिनेशंस ऑफरिंग द सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, मतलब मान लो दो गुड्स हैं। ठीक, वो इंडिफरेंस कर्व क्या शो करता है कि उन दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, ठीक है, क्या हो सकते हैं, वो शो रिप्रेजेंट करता है कि उन कॉम्बिनेशन से हमें कंज्यूमर को यानी सेम लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड हो सके। ठीक है, अदर और बाकी जो रिमेनिंग कांस्टेंट, जो भी रिमेनिंग कांस्टेंट चीज़ें हैं वो से हम क्या कहते हैं, सेट्रस पेरेबस कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो, इंडिफरेंस कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स, चार कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये आप डायग्राम देख लीजिए, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। ठीक, ये हो गया इंडिफरेंस मैप का, इंडिफरेंस कर्व का डायग्राम। ओके, अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होती है, देखिए, निगेटिवली स्लोप होते हैं। ठीक, ये देखिए निगेटिवली स्लोप है, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, निगेटिवली स्लोप है। कन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये कन्वेक्स है। क्यों, इसका रीज़न क्या है, टू द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन, क्योंकि ड्यू टू द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक, कभी भी आप यहाँ पे कर्व देख सकते हैं, टू कर्व नेवर इंटरसेक्ट और टच ईच अदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं इन कोई भी कर्व कभी एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है, ना ही एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक, हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स द हायर लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। हायर जो सबसे हाई लेवल पे होगा इंडिफरेंस का, वो हमें कस्टमर को सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब मान लो हम IC1 ले लेते हैं, अगर गुड वाई पे एक पॉइंट ले लेते हैं, गुड एक्स पे एक पॉइंट ले लेते हैं, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट है ये इतना इतना कंज्यूम कर रहा है, लेकिन जैसे ही हम IC3 पे बढ़ेंगे, ठीक है, तो अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे तो देखो गुड एक्स की भी ज़्यादा कमोडिटी परचेज कर रही होगा और गुड वाई की भी ज़्यादा कमोडिटी परचेज कर रहा होगा। तो इसका मतलब क्या है, इंडिफरेंस, हायर द इंडिफरेंस कर्व, हायर विल बी द लेवल ऑफ द सेटिस्फैक्शन। ओके, अब बात करते हैं प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज, एक और पॉइंट है, दैट इज प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर इज गवर्न बाय द मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। ओके, मतलब कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस जो भी होते हैं उसको हम मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस भी कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम आते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे, जो हमारा मेन टॉपिक था आज का, दैट इज द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, अ कंज्यूमर इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन he maximizes the satisfaction given his money income and the prices of the two commodity. Okay, he attains equilibrium at that point where the slope of the indifference curve is equal to the slope of the budget line. Okay, देखो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब होता है, जब कंज्यूमर का जो सेटिस्फैक्शन है और जो उसकी इनकम है और जो भी टू कमोडिटीज़ की प्राइसेस हैं वो सब मैक्सिमाइज कर रही होंगी, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम उस टाइम पे होगा। ठीक, कंज्यूमर अपने इक्विलिब्रियम को कब अटेन करता है, जब स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ द बजट लाइन। ओके, तो ये देखिए हमारा डायग्राम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बाय द इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। इसमें देखो ये हमारी जो BA लाइन है ये हमारी बजट लाइन है। ठीक, और ये हमारे इंडिफरेंस कर्व है। देखो अगर हम IC1 पे देखें, IC1 जो इंडिफरेंस कर्व है, ये देखिए ये हमारी बजट लाइन को टच नहीं कर रहा है। ठीक, इसका इंडिफरेंस कर्व हमें कब, वो सॉरी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें कब मिलता है, जब इंडिफरेंस कर्व हम टेंजेंट होगा टू द बजट लाइन। ओके, तो क्या
IC1 हमारा टेंजेंट है बजट लाइन के, नहीं, IC इंटरफेरेंस कर्व 1 है वो नीचे है बजट लाइन के। अब IC3 को देख लेते हैं। IC3 हमारी बजट लाइन नीचे है, लेकिन IC3 कर्व जो है वो देखिए वो ऊपर है बजट लाइन के, तो ये भी टेंजेंट नहीं है, ठीक। लेकिन IC2 को देखें तो IC2 देखिए, जो हमारा इंडिफरेंस कर्व 2 है उसको देखिए, वो हमारी बजट लाइन से टेंजेंट है। तो जहाँ पे वो टच कर रहा है बजट लाइन को वो हमारा पॉइंट E है, और यही पॉइंट E हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, ठीक। तो ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें मिल गया। तो हमेशा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें कब अटेन होगा? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमें तब अटेन होगा, कंज्यूमर इज एट इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट E when the budget line AB is just tangent to IC2, ठीक। तो हमेशा जैसे आपके जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं उसमें, तो कभी कभी उसमें कई एक दो बार ये क्वेश्चन भी देखा गया है कि हम कैसे इंडिफरेंस कर्व को कैसे हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को अटेन कर सकते हैं। तो सिंपल है, जब बजट लाइन टेंजेंट होगी टू द इंडिफरेंस कर्व, ओके, तब हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मिल जाएगा। ओके, तो ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट्स का रिप्लाई कर दूँगी। एंड अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा वो रिलेटेड होगा आपके थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन से। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ओके, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय टिल देन।